हाँ जी, फाइनली ये स्यापा ही खत्म हुआ। न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़, ये जो ह्यूमिलिएशन का एक पूरा दौर आया हम पे, ये फाइनली खत्म हो गया और न्यूज़ीलैंड ने सीरीज़ को 3-0 से जीत लिया। हम इंडियंस टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जब ये टेस्ट क्रिकेट इजाद हुआ होगा, उसके बाद से अब जाके हम पहली सीरीज़ हारे जो कि 3 मैच या 3 मैच से ज़्यादा हो। तो ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग चीज़ है। अब तो हर जगह थू-थू हो रही है, वो एक अलग चीज़ है, बट ठीक है। इट इज़ व्हाट इट इज़ और अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इस टेस्ट मैच में हमने कुछ भी सही नहीं किया। हमारे सीनियर्स ने कुछ भी नहीं किया और जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और आज के दिन में ख़ासकर जहाँ पे सबको ये उम्मीद थी कि 143 तो बन जाने चाहिए, वहाँ पे हम 25 रन से हारे और वो भी ऋषभ पंत का ब्रिलियंस है। अदरवाइज़ हम इस टेस्ट मैच में आराम से 50 से 70 रन से हार रहे थे हम। कहीं पे भी ये 70-50 रन नहीं गए थे। अगर ऋषभ पंत नहीं खड़े होते, तो हम ये टेस्ट मैच हार चुके थे। तो ख़ैर डिटेल में बात करेंगे आगे, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। जिस तरीके से आज के दिन टीम इंडिया बैटिंग करना है, जडेजा ने आज के दिन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, जडेजा ने 5 for ले लिया और आज जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से खेला या पूरी की पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप ने जिस तरीके से खेला, ये पैनिक मोड में खेले। इसमें मैं सीधे-सीधे ये बोल सकता हूँ, बीइंग अ रोहित शर्मा फैन, मैं आज ये नहीं बोलूँगा इंटेंट अच्छा था, इसी इंटेंट के साथ खेलना था, नहीं। आज जिस तरीके से रोहित शर्मा ने खेला था, ये पैनिक है। ये उस तरीके का क्रिकेट था कि जिसमें हमें पता है कि हम खड़े रह के नहीं खेल सकते, हमारे पास डिफेंस अच्छा नहीं है और यहाँ पे जितनी जल्दी रन बनाए, वो बेटर है। डेफिनेटली वो अप्रोच अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से खेले वो पैनिक है क्योंकि जो चौका भी मिला था वो मिड ऑन के ऊपर से बैरली गया था, जिस तरीके से इनसाइड एज लग के वो शॉट गया था और उसके बाद जिस बॉल पे आउट हुए पुल करते हुए, वो बॉल पुल की थी ही नहीं और हर कोई इस पे बात कर रहा है और इस चीज पे कोई डिनायल ही नहीं है। जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला, ये पूरी तरीके से हम पैनिक मोड में आ रखे थे। अदरवाइज इतना कोई बड़ा टास्क नहीं था। ऋषभ पंत ने वो चीज करके दिखाई, शुभमन गिल ने तो जिस तरीके से खेल दिया, अब क्या बात कर सकते हैं। या फिर मैं ये बोलूं कि आज हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए या फिर ऑप्शन है कि क्योंकि कल अच्छा खेल दिया था, आज जाने दे सकते हैं। ये आप लोग डिसाइड करो क्योंकि बीइंग इंडियन क्रिकेट फैन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं और मैं यहाँ पे आके कुछ बोलूंगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग आके कुछ बोलोगे और मैं शायद अपने आप को सही तरीके से समझा ना पाऊँ, तो शायद मैं मिसअंडरस्टूड भी हो सकता हूँ। लेकिन बीइंग अ इंडियन क्रिकेट फैन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और आज मुझे किसी को भी डिफेंड करने का मन नहीं और अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है जो कि मैं निकालना चाहूँ, लेकिन ठीक है, पॉइंटलेस है क्योंकि हर दिन आके मैंने वही सेम बातें रिपीट की है। आज भी मैं सेम चीज़ें रिपीट करूँ तो उसमें पॉइंट नहीं है। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि मुझे शायद ये दिख रहा था या फिर मैं ये कहूँ कि हम सबको ये चीज़ होती हुई दिख रही थी। ये बस वो है कि एक कन्फर्मेशन है कि जो हम सोच रहे थे या फिर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया। जिसमें कोई भी बड़प्पन या फिर शाबाशी लेने वाली कोई भी चीज़ नहीं है कि मैं अगर ये बोलूँ कि अरे मेरे को पहले ही पता था ये होने वाला था और मैंने ये आके आपको बताया भी था, तो इसमें कोई भी शाबाशी लेने वाली चीज़ नहीं क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। तो इस चीज़ को आके मैं सेलिब्रेट करूँ क्योंकि मैंने बोल रखा था इसलिए ये चीज़ हो गई, ये चीज़ मैं तो नहीं कर सकता। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बट ये है जो है सो है। जिस तरीके से हम ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे और जिस तरीके से हम खेल रहे थे, मतलब 12 साल के बाद अलाउड है, एक सीरीज तो हार ही सकते हैं, ये पॉइंटलेस है क्योंकि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम बुरा क्रिकेट खेल के हारे, सीधी सी बात है। इसमें अलाउड है, नहीं अलाउड है, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अलाउड तो वैसे कुछ भी है फिर, क्योंकि अगर अलाउड है वाली बातें हैं और जिस तरीके से आज भी रोहित शर्मा हमारे कप्तान साहब ने ये चीज बोली कि मुझे पता है कि हमारे फैंस किस तरीके से हैं, हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और यहाँ पे किस तरीके से अब बातें होंगी या फिर किस तरीके का ट्रीटमेंट हमें मिलेगा, हमें मालूम है। ये सही एटीट्यूड नहीं है। अगर हमारे क्रिकेट टीम को ये लगता है कि हम बीइंग अ क्रिकेट फैन हम नहीं समझते या फिर हम बहुत हार्श हो जाते, तो ये समझने वाली चीज है कि जब 2023 के वर्ल्ड कप में हमने हारने के बाद भी हमारी टीम के एफर्ट को सेलिब्रेट किया था, हमने किसी को भी पॉइंट आउट नहीं, केएल राहुल को लेके, विराट कोहली को लेके बहुत सारी बातें हुई थी, डेफिनेटली हुई थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ये सेलिब्रेट किया था कि हमारी टीम ने किस तरीके से खेला, हम जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे। सिर्फ एक बुरा दिन और हमारे बॉलर्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, वो एक बुरा दिन था जिसके वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं उठा पाए। अदरवाइज हम सब ने ये कहा था कि डिजर्विंग कैंडिडेट हम थे। तो अगर आज आके हमारी क्रिकेट टीम ये बोलती है कि
हमें पता है कि हमारी कंट्री में हारने के बाद किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट मिलता है, ये गलत है। टू बी ऑनेस्ट ये प्योरली गलत। आप इससे वाहियात क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप मतलब इस एरा के गोट्स में नाम आता है। आप बीइंग अ सीनियर प्लेयर, आप टीम में सीनियर प्लेयर्स को हटा देते हो, एक नई टीम बनाने की कोशिश करते हो, एक ट्रांजिशनल फेज में जाते हो, वो भी WTC से पहले। उसके बाद बीइंग अ सीनियर प्लेयर आप खुद को रखते हो। हमारी टीम में सिर्फ 4 सीनियर प्लेयर थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और अश्विन। बुमराह इस मैच में रेस्ट कर रहे थे। केएल राहुल को हमने पहले मैच के बाद ही ड्रॉप कर दिया था। तो हमारी टीम में 4 सीनियर प्लेयर थे। बॉलर्स ने अपना काम किया, अश्विन ने अपना काम कर दिया, जडेजा ने अपना काम कर दिया। और अगर हमें लगता है कि हमने सिर्फ इस मैच में या फिर इस सीरीज में बुरा परफॉर्म किया, तो हम श्रीलंका से बुरा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। बांग्लादेश वाले मैच में जहां पे अश्विन और जडेजा 100 मारते मारते रह गए थे, अश्विन ने 100 मारा था, उस मैच में भी अगर ये दोनों नहीं चलते, हम वहां पे भी ह्यूमिलेट हो रहे। तो सिर्फ जीत जाने से बाकी चीजें कवर हो जाती। आज भी अगर हम जीत जाते तो शायद इस तरीके की बातें ना होती, बट मैं इसी तरीके की बात आगे कर रहा हूँ। तो अगर आज की बात करें तो आज 147 हमारी टीम को बनाना था और हम 121 पे ऑल आउट हुए। रोहित शर्मा के डिसमिसल को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। विराट कोहली की अगर हम बात करें, पिछले 9-10 इनिंग से ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक एक 50 आई है। अदरवाइज जिस तरीके से ये दोनों हमारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट है। क्योंकि जो ऑरा या फिर जिस कैलिबर के या जिस टैलेंट के ये प्लेयर्स हैं, ये एक 50 मार दे तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे फॉर्म में। एक कंसिस्टेंसी इनसे चाहिए, उसकी उम्मीद करते हैं हम। कैप्टनसी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैप्टनसी तो इससे बुरी हमने शायद रोहित शर्मा से कभी देखी ही नहीं है। पहले टेस्ट मैच में जहां पे हम 46 पे ऑल आउट होते हैं, वहां पे हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं थी। हमने 46 पे ऑल आउट होने के बाद हमने 402 रन बनवा दिए थे। उसके बाद हम कमबैक ही नहीं कर पाए। सेकंड टेस्ट मैच में एक बार फिर हम क्लोज आते हैं फर्स्ट इनिंग में, मतलब लीड लेने के लिए, बट हम वहां पे लीड नहीं ले पाते, कोलैप्स होता है। उसके बाद हम वहां पे हारते हैं 125 रन से शायद से। और थर्ड टेस्ट मैच में जहां पे हमने पहली बार फर्स्ट इनिंग में लीड ली, वहां पे हम 121 बनाते, हम 147 तक नहीं बना पाए। और प्योरली शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके का ब्रिलियंस दिखाया, उसके वजह से हम सेकंड इनिंग में गेम में थे। बट इसका ये मतलब नहीं कि सेकंड इनिंग में आके इस तरीके का परफॉर्मेंस दे। बॉल लीव करना नहीं आ रहा है। शुभमन गिल के करियर में ये चीज हमेशा रही है। इस तरीके से शुभमन गिल कई बार आउट हुए। और यशस्वी जायसवाल का ये पहला सीरीज है जहां पे वो इतना बुरा परफॉर्म किया उन्होंने। अदरवाइज यशस्वी जायसवाल से अब तक इस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट आया नहीं। तो यशस्वी जायसवाल पे उतनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीरीज का चांस तो देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो बात करने को कुछ बचता ही नहीं। और सरफराज खान, जिसको केएल राहुल के जगह पे लेके आए थे, केएल राहुल को हमने सीधी तरीके से बैंगलोर टेस्ट पे ब्लेम कर दिया था। उसके बाद केएल राहुल को हटाने के बाद हमारी टीम ने क्या कर लिया, सरफराज खान ने टू बी ऑनेस्ट क्या कर लिया। जिस तरीके से सरफराज खान ने खेला है, मैं इस चीज पे कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि सरफराज खान पे कमेंट करना ये बहुत ही जल्दी होगा। बट डोमेस्टिक पे अच्छा परफॉर्म करने के बाद उनकी फॉर्म की वजह से उनको लेके आए थे ना। और हम कहीं अवे कंडीशन पे तो खेल नहीं रहे थे, हम हमारे होम कंडीशन में खेल रहे थे। चलो ठीक है, पुणे को कह देते हैं कि चलो ठीक है, पुणे एक ऐसी कंडीशन थी जहां पे सरफराज खान चलो ठीक है फेल हो गया। बट वानखेड़े ये उनका होम है, ये लोकल बॉय है मुंबई के, यहीं पे उन्होंने खेला है, यहीं पे वो बड़े हुए। और दोनों इनिंग में एक रन, मतलब फर्स्ट इनिंग में तो केएल राहुल बाहर बैठ के उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना सरफराज खान का टीम में होने के बाद कंट्रीब्यूशन है। और सॉरी, मतलब इस तरीके से हम बीजीटी में लेके जाओ, सरफराज खान से उम्मीद करें कि हम सरफराज खान पे भरोसा कर सकते हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं। चेतेश्वर पुजारा हमें चाहिए नहीं, अजिंक्य रहाणे हमें चाहिए नहीं, ईशांत शर्मा हमें चाहिए नहीं, उमेश यादव की जगह बनती नहीं। हमारे जितने टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट थे, उनकी तो जगह ही नहीं बनती। और हमारी टीम को, हमारे कोचेस को, हमारे कैप्टन को, हमारे सेलेक्टर्स को अब उनकी जरूरत नहीं है। और रिजल्ट हमारे सामने। ट्रांजिशनल फेज का ये मतलब नहीं है कि हम हमारे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट को हम बाहर बैठा दें या फिर उनकी हमें जरूरत नहीं है। ये वियर्ड है। एटलीस्ट 2-3 को तो रखना चाहिए। स्क्वाड में तो जगह बनती थी। चेतेश्वर पुजारा को यहाँ पे हम खिला सकते थे, अजिंक्य रहाणे को खिला सकते थे, बट नहीं। होम कंडीशंस में हम ईशांत शर्मा को नहीं खिला रहे, उमेश यादव को नहीं खिला रहे। टेस्ट मैचेस हम खिला सकते हैं। और ये जो बातें चल रही है कि कैप्टन बदल दो, कैप्टन बदल दो, यार टू बी ऑनेस्ट, अगर होता मैं अगर सेलेक्टर होता इस परफॉर्मेंस के बाद, इस सीरीज के बाद, तो मैं तो ये बोलता कि शायद विराट कोहली की टीम में ही जगह ना बने। या फिर अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होते तो शायद रोहित शर्मा की टीम में जगह ना बने। फिर
कैप्टेंसी की बात हम कैसे कर रहे हैं? और विराट कोहली को कैप्टेंसी दे दो का क्या मतलब है? मतलब विराट कोहली जब कैप्टन बनेंगे तभी रन बनाएँगे। मतलब कल तक आज का जब परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, कल तक ये ट्रेंड हो रहा था विराट कोहली के कपड़े कितने गंदे हो गए, कितना एफर्ट लगाया। कपड़े गंदे करने से थोड़ी होता है। वो तो उस दिन डाइव मार के भी कपड़े गंदे कर लिए थे। आज के दिन तो एकदम व्हाइट वॉश होके गए। और रही बात कोचेज़ की, हमारे कोचिंग स्टाफ को आए हुए कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 4 महीने, 5 महीने। श्रीलंका वाला ओडीआई हारे हम, उसके बाद हम यहाँ पे आके अब टेस्ट मैच हारे, क्लीन स्वीप हुआ है। श्रीलंका में भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड क्लास बैटर होके, किंग कोहली, हिटमैन, श्रीलंका वाली सीरीज में तो रोहित शर्मा ने फिर भी खेला था। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस तो वहां पे भी आया था। विराट कोहली तो वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और इस टेस्ट मैच में ना तो रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, ना विराट कोहली ने परफॉर्म किया। अब कोचेस आके बैटिंग सिखाएंगे। कोचेस ठीक है, हम अगर ये बोले कि चलो ठीक है स्ट्रैटेजीज में गलती हो गई, स्ट्रैटेजीज में कहाँ गलती हुई? 46 पे ऑल आउट हो जाओ और 147 ना बना पाओ, इसमें क्या स्ट्रैटेजी है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा और आप लोगों को लगता है कि नहीं कोचिंग स्टाफ से गलती हुई है, स्ट्रैटेजीज में गलती हुई है, अब 147 बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इसमें मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कोचेस क्या कर सकते थे। अगर आपका गेम ही स्ट्रांग नहीं है, श्रीलंका में हमें दिख गया कि स्पिन नहीं खेलना आता, लेकिन नहीं हमें स्पिनिंग ट्रैक बनानी है। और श्रीलंका ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड को फंसाया था, या न्यूजीलैंड पे जिस तरीके का फील्ड सेटअप किया था, आप जाके कंपेयर कर लेना एक स्पिनिंग ट्रैक में हमने किस तरीके का फील्ड सेटअप किया है। और हमारे बैटर्स तो रुकने को ही तैयार नहीं है, ना रुका जा रहा है ना मारा जा रहा है। और सरफराज खान, मैं जो फुल टॉस की बात कर रहा था, आज सरफराज खान फिर से फुल टॉस पे आउट हो गए। अब इसमें कोचेस की स्ट्रेटेजी का कोई पॉइंट है? अब सरफराज खान को कोचेस को ये भी स्ट्रेटेजी देनी होगी कि फुल टॉस आए तो उसको डिफेंड कर देना, या फिर ग्राउंडेड शॉट खेलना, स्वीप मत लगाना। फुल टॉस खेलने के लिए भी कोचेस को स्ट्रेटेजी देनी होगी। ये पॉइंटलेस है। शुभमन गिल को बॉल कैसे छोड़नी, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस बेसिस पे हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे कोचिंग स्टाफ को। उधर पाकिस्तान वाले अलग मजे ले रहे, वो कह रहे मॉर्नी मॉर्कल पनौती है, मॉर्नी मॉर्कल इंडिया में चला गया, अब इंडिया की हालत देख लो। वो बेचारा मॉर्नी मॉर्कल क्या करे, एक रैन टर्नर पे अब वो स्पिन कराना सिखाए हमारे स्पिनर्स को, जो कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है। अश्विन का बुरा फॉर्म आया, अश्विन का ये वर्स्ट सीरीज गया, बट स्टिल अश्विन से कुछ परफॉर्मेंसेज आए। कल जिस तरीके का कैच अश्विन ने पकड़ा, कमाल। अश्विन से हम इस तरीके की फील्डिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, फिर भी ओवर द टॉप जाके अश्विन एफर्ट दिखा रहा है। बॉलिंग से नहीं कर पा रहा है अश्विन अन्ना, तो जाके फील्डिंग कर रहा है, कहीं तो कंपनसेट कर रहा है। रविंद्र जडेजा ने 10 विकेट ले लिया। एजाज पटेल जिसने न्यूजीलैंड में एक भी विकेट नहीं लिया है, वो आज फिर 11 विकेट लेके गया। क्या बोलेंगे इस पे? ऋषभ पंत, क्या क्या सिर्फ कोचिंग स्टाफ ऋषभ पंत को ही स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, या फिर ऋषभ पंत पे ही सारा ध्यान है कोचिंग स्टाफ का? बाकी प्लेयर्स का क्या है? अगर इंडिया की तरफ से किसी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया इस सीरीज में, तो वो एक सिर्फ ऋषभ पंत है। पिछले 2 इनिंग में ऋषभ पंत ने 50 मारे। इस टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में 50 आई ऋषभ पंत से। अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ऋषभ पंत अगर एलबीडब्ल्यू ना होते तो हम शायद गेम जीत जाते, बट हम गेम जीत जाते तो बाकी चीजें कवर हो जाती। ये जो हमारा पूरा फेलियर हुआ ये कवर हो जाता। और टू बी ऑनेस्ट, इस तरीके के कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये हमेशा होते हैं, ये हर टीम का रोना पिटना है। बट हमें इस फैक्ट को मानना होगा कि हमारी टीम आज जीतने के लिए लायक ही नहीं थी। अगर हम जीत जाते वो एक अलग चीज थी, रोते बिलकते हम किसी तरह जीत जाते, वो एक अलग चीज थी। बट कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीट फेलियर ऑफ स्किल है। अदरवाइज न्यूजीलैंड की टीम इतनी अच्छी नहीं थी जिससे हम सीरीज क्लीन स्वीप हारे, हम व्हाइट वॉश हो जाए। आज हम 147 ना बना पाए एक स्पिनिंग ट्रैक में, जहां पे सारे विकेट स्पिनर्स ले रहे, वहां पे हमारे कप्तान साहब पूरी सीरीज शायद से वो फास्ट बॉलर से ही आउट होते हुए गए। जहां पे हर किसी को स्पिन दिक्कत कर रही, वहां पे हमारे कप्तान साहब पेस से डील नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोचेस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोचेस की क्या गलती हो रही है। फील्ड प्लेसमेंट में मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमारे बॉलर वो काम करके तो दे रहे। हमारे बॉलर्स ने 147 पे न्यूजीलैंड को रोक लिया ना। उससे पहले भी हमारे बॉलर्स तो हर इनिंग में काम कर रहे हैं, हर इनिंग में न्यूजीलैंड को 250 के करीब, 260 के करीब रोका है। पुणे में भी जहां पे फर्स्ट इनिंग में ज्यादा रन बन सकते थे, वहां पे न्यूजीलैंड को 260 275 पे शायद से रोका था। बॉलर्स तो अपना काम कर रहे थे, बैटर्स फेल हुए यहाँ पे, और कंप्लीटली फेल। हम डोमेस्टिक से भी किसी को फॉर्म के वजह से लेके आए, तो वो यहाँ पे आने के बाद वो उसका फॉर्म चला गया। तो इसमें कोचेस तो कुछ नहीं कर सकते। पूरा इंडिया जब रो रहा था कि सरफराज खान को लाओ, सरफराज खान को लाओ, केएल राहुल को हटाओ, सरफराज खान को ले आए। क्या कर दिया सरफराज खान ने? अब संजय मांजरेकर वहां पे, एक तो
ये जो क्रिकेट के बाहर है, जो कि कमेंटेटर्स हैं या फिर जो फिर रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये संजय मांजरेकर, ये ताऊ, ये बिहेव वाला ताऊ था, ये बोलता है सरफराज खान को सेम नंबर पे बैटिंग नहीं दी, नंबर्स चेंज कर रहे इसलिए वो खेल नहीं पा रहा। ऐसे तो केएल राहुल का पूरा करियर उस तरीके से रहा। केएल राहुल तो हमेशा से ओपनर था। केएल राहुल को तो कभी हमने स्टेबल ही नहीं किया। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि किसी प्लेयर के फेलियर को ये लोग आके किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। संजय मांजरेकर सरफराज खान के लिए बोल रहा था उस दिन, दिनेश कार्तिक ने आके केएल राहुल के लिए बोला कि नई बॉल पे आउट होके चला गया तो मैं जज नहीं करूंगा। अरे ये क्या बात हुई? न्यूजीलैंड वाले खेल सकते हैं। विल यंग, जो कि दूसरी टीम्स के लिए कभी खतरा ही ना हो, वो यहाँ पे आके प्लेयर ऑफ द सीरीज लेके जा रहा है। एजाज पटेल, जिसने न्यूजीलैंड में एक भी विकेट नहीं लिया, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, वो आके इंडिया में 11 विकेट लेके जाता है और डेडलीस्ट बॉलर बन के जाता है। हमारे किंग कोहली, हिटमैन, प्रिंस, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। कोई पॉइंट है इस पूरी चीज का? कोई सेंस बन रहा है? अगर ये मैच किसी ने नहीं देखा हो या फिर इस मैच के पहले अगर मैं ये बोलता कि हमारे प्लेयर्स इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और एजाज पटेल इस तरीके से मारेगा, विल यंग प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के जाएगा, कोई मानता इस चीज को? नहीं मानता। ये टॉम लेथम, ये बंदा जो 20-30 रन बना सकता है, ये इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर श्रीलंका में जब गया था या फिर किसी और कंडीशंस में, टॉम लेथम को हमने इस तरीके से कभी खेलते हुए नहीं देखा। उसको हमने एक रैन टर्नर पे 86 करवा दिया। कोई पॉइंट या फिर कोई सेंस है इस बात का? खैर, मुझे तो नहीं समझ में आता और इस पे किसको ब्लेम करना चाहिए मुझे ये भी नहीं समझ में आता, क्योंकि ये पूरी टीम का फेलियर है। बॉलिंग डिपार्टमेंट का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बॉलर्स ने अपना काम किया। 10-20 रन अगर उन्होंने एक्स्ट्रा बनवा भी दिया तो हमारे बैटर्स को कभी तो कंपनसेट करना था। एक टेस्ट मैच में जहां पे 2-2 इनिंग आती है, वहां पे 3 टेस्ट मैच में हमारे बैटर्स ने कभी हमारे बॉलर्स को सपोर्ट नहीं किया। तो ये पॉइंटलेस है। खैर, इसमें किसकी गलती है मुझे ये तो नहीं समझ में आता, और कोचेस की तो मुझे खासकर नहीं दिखते, क्योंकि 147 बनाने के लिए भी अगर हमारे कोचिंग स्टाफ को स्ट्रेटेजी देना पड़े, मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप लोगों को अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले मैं आपको एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते हैं तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा प्यार दें और भगाए नहीं। इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। और एक और मैसेज आज, झाड़ लगाएं, पेड़ उगाओ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।